नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया था, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, और वहाँ पर हमने सेलोवी और मेयर का मॉडल पढ़ा था जो इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण मॉडल था। वहीं पर मैंने एक बात बोली थी कि चूँकि टॉपिक लंबा है और इसमें एक प्रमुख मॉडल है जिसका नाम है डेनियल गोलमैन्स मॉडल, और इसके लिए हम एक अलग वीडियो कवर करेंगे क्योंकि ये मॉडल भी इम्पॉर्टेंट है, न केवल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की दृष्टि से बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी ये मॉडल बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो फिर हमें सिर्फ ये देखना है, पहली चीज़ तो हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक प्रज्ञा क्या होती है, और दूसरा जो हमें इस वीडियो में मुख्यतः कवर करना है वो है कि डेनियल गोलमैन साहब जो थे, जो न्यूयॉर्क टाइम में एक प्रमुख साइकोलॉजिकल आर्टिकल लिखते थे, राइटर थे, उनका मॉडल क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, फिर उसमें अंतर करना, फिर उसको थॉट प्रोसेस या चिंतन प्रक्रिया से जोड़ना, और उसके पश्चात उस चिंतन प्रक्रिया में जोड़ने के बाद अपने व्यवहार को निर्देशित करना। मतलब अपने और दूसरों के इमोशंस को समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करना ही क्या कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल या उदाहरण देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मान लेता हूँ कि दो बाइक वाले जा रहे हैं रोड पर और उनकी टक्कर हो जाती है। अब दोनों, जैसे बाइक रोड पर आप देखते हो कोई टक्कर होती, कोई एक्सीडेंट होता है, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिनका एक्सीडेंट होता है उनका एक्सीडेंट से इतनी चोट नहीं आती है जितनी एक्सीडेंट के बाद जो मारपीट होती है उससे चोट आती है। तो ये जो दो बाइक की टक्कर हुई थी, ये दोनों बाइक वाले उठेंगे गिरकर पहले, फिर आपस में लड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। अभी क्या होगा कि एक बाइक वाला हो सकता है दूसरे बाइक वाले को कुछ ऐसा हमला करे, घातक हथियार से हमला करे या ईंट पत्थर से हमला करे जिससे पहला बाइक वाला मर जाए या वो भारी रूप से घायल हो जाए, भयंकर तरीके से घायल हो जाए। अब जो पहला बाइक वाला था जिसने हमला किया वो इमोशनल हो गया कुछ क्षणों के लिए और उसने क्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। अब जो पहला बाइक वाला था उसको सज़ा होगी। तो क्या हुआ, क्षण भर के लिए वो भावुक हुआ और उसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया और भविष्य में उसको भारी सज़ा चुकानी पड़ी। ऐसे ही लोग जब जेल जाते हैं तो अगर आप उनसे मिलने चाहिए तो वो खुद अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि अगर उस 15 मिनट में मैंने अपने भावनाओं को कंट्रोल कर लिया होता तो शायद आज मेरी ये दशा नहीं हो रही होती। तो शायद भावनाओं को कंट्रोल करना, अगर उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा होता इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो शायद इस घटना को अंजाम नहीं देते हैं। तो उम्मीद है कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक प्रज्ञा या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सेलोवी और मेयर मॉडल पढ़ा था, अभी हमको डेनियल गोलमैन साहब का मॉडल पढ़ना है और ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करूं कि ये मॉडल क्यों आया और क्यों इस मॉडल का इतना महत्व है और क्यों सिलेबस में इसको शामिल किया जाता है विभिन्न सिविल परीक्षाओं में और बहुत सारी कंपनियों में आजकल इस मॉडल को पढ़ाया जाने लगा है ताकि लोग भावनात्मक बुद्धिमान हो जाएं। तो चलिए समझते हैं। डेनियल गोलमैन साहब की एक किताब आई थी 1995 में और उस किताब का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट या बुद्धि लब्धि। तो इनकी जो किताब थी, इस किताब में इन्होंने बताया कि जो पहले एक धारणा थी कि किसी व्यक्ति की सफलता में जो मुख्य रोल होता है वो उसके आईक्यू का होता है या बुद्धि लब्धि का होता है, लेकिन इन्होंने, या इसके पहले भी चर्चा हो चुकी थी कि किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता में केवल आईक्यू एक पैमाना नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो बहुत ही, जिनका आईक्यू तीव्र था लेकिन जीवन चक्र में वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। तो एक मुद्दा ये बन चुका था कि सफलता सिर्फ आईक्यू से निर्धारित नहीं हो सकती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे पैमाने होंगे या ऐसे मानदंड और भी हैं जिससे सफलता निर्धारित होती है। अब जब 1995 में डेनियल गोलमैन साहब की किताब आई इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, उसके बाद से चर्चा तेज हो गई और इसी में यहीं पर डेनियल गोलमैन साहब ने बताया
कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कोई जन्मजात प्रोसेस नहीं है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात योग्यता नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया कि यह एक अर्जित की जाने वाली एबिलिटी है, योग्यता है या क्षमता है। लेकिन इन्होंने एक साथ साथ ये भी बताया कि ये अर्जन की क्षमता एक सीमा द्वारा निर्धारित होती है। कौन सी सीमा होती है? हमारा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं क्या, जैविक संरचना होती है, उसके द्वारा हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता नियंत्रित होती है। कैसे? जैसे मैं मान रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ कि कोई व्यक्ति जो हृदय रोगी हार्ट पेशेंट है, अभी उसको कोई ऐसी बात पता चलती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि हमें उस समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है। लेकिन उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? चूँकि उसकी हार्ट प्रॉब्लम है, तुरंत हार्ट रेट बढ़ जाएगी, या ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा, भले उसने इसको पढ़ा हो, लेकिन वो अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो गोलमैन साहब ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक अर्जित की जाने वाली योग्यता, एबिलिटी है, जिसकी परिधि या जिसका आप कह सकते हो, जो हम एक चारों तरफ दायरा बनाते हैं, हमारी जैविक संरचनाओं से तय होती है। एक इन्होंने बड़ा रोचक तथ्य दिया। इन्होंने कहा कि जो किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता है, तो सफलता की बात की इन्होंने कि 80% या उससे अधिक जो सफलता का प्रतिशत है वो इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता से निर्धारित होता है। वहीं दूसरी तरफ जो IQ का प्रतिशत है वो 20% या उससे कम होता है किसी व्यक्ति की सफलता में। तो ये बहुत रोचक तथ्य इन्होंने दिया। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि जो महिलाओं की इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। और इसी क्रम में इन्होंने एक बहुत ही विवादित बात कही। इन्होंने कहा इसीलिए भविष्य में उम्मीद है कि बड़े बड़े जितने भी पद हैं उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं आगे बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं भावनात्मक रूप से पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो ये यहाँ तक हमने समझा। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को 5 बताया कि भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस है, ग्रुप ऑफ 5 एबिलिटीज़, मतलब 5 योग्यताओं का समूह है। और वो योग्यताएं कौन सी थी? वो योग्यताएं थी सेल्फ अवेयरनेस या स्वजागरूकता, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन या आत्मनियमन, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन आत्म अभिप्रेरण, चौथा एम्पैथी जिसे हम हिंदी में समानुभूति कहते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद सोशल स्किल्स सामाजिक दक्षताएं। गोलमैन साहब ने कहा कि जो व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें ये 5 योग्यताएं होंगी वो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होगा। तो अब ये योग्यताएं क्या हैं और इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा पहली चीज़ कि गोलमैन साहब का मॉडल क्या था, दूसरी चीज़ कि कौन व्यक्ति गोलमैन साहब के अनुसार या अगर उनके दायरे से हम समझें तो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है। तो चलिए, गोलमैन साहब ने बताया कि जो 5 एबिलिटीज़ हैं, 5 एबिलिटीज़ हैं, जो 5 एबिलिटीज़ का ग्रुप है उसमें पहली जो एबिलिटी आती है वो आती है सेल्फ अवेयरनेस, स्वजागरूकता। यानी इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या क्या पता होना चाहिए, अपने इमोशंस पता होने चाहिए, अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, मूल्य, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, अपनी जो मजबूत पक्ष है उसको सब पता होना चाहिए, वीकनेस, कमज़ोर पक्ष के बारे में पता होना चाहिए। गोलमैन साहब ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इन पक्षों की जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपना मूल व्यक्तित्व पता होगा या अपने बारे में सारी सूक्ष्म जानकारियां होंगी, उसके जीवन में सफल होने या सफलता की परिधि बढ़ जाती है। मतलब गोलमैन साहब ने कहा कि जिस व्यक्ति को अपने बारे में जितनी जानकारी होगी वह व्यक्ति उतनी ही अधिक सफलता पाएगा, और वाइस वर्सा। मतलब अगर इसको उल्टे क्रम में देखें तो इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने मूल व्यक्तित्व से ही परिचित नहीं होगा, जो उसकी फंडामेंटल पर्सनालिटी है, आधारभूत उसका व्यक्तित्व है, अगर उससे ही नहीं परिचित होगा तो जीवन में उसकी सफलता के जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में जानना, क्योंकि जब आप अपने बारे में जानोगे तो आपके जो सफलता की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने बताया कि इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति में सेल्फ अवेयरनेस जो एबिलिटी या क्षमता है ये होनी चाहिए। दूसरी बात, गोलमैन साहब ने बताया कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति में सेल्फ रेगुलेशन या आत्म नियमन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये समझिए। इन्होंने बताया कि आत्म नियमन क्यों होना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर सके, अपने इमोशंस को मैनेज कर सके।
अभी इन्होंने बताया कि जो इमोशंस हैं मैनेज करने वाला है, सेल्फ रेगुलेशन वाला जो इन्होंने एबिलिटी या क्षमता बताई, इसके 3 पक्ष हैं। गोलमैन साहब ने बताया कि आत्म नियमन के 3 पक्ष हैं। वो 3 पक्ष कौन से थे? पहला नेचर या स्वभाव, दूसरा इंटेंसिटी या तीव्रता, इमोशंस का नेचर क्या है, दूसरा जो ये इमोशंस हैं इनकी तीव्रता, और तीसरा क्या होगा? अभिव्यक्ति की अधिकता, अभिव्यक्ति की अधिकता। ठीक है ना? तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने इमोशंस को मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये इमोशंस का नेचर क्या है, इमोशंस की इंटेंसिटी क्या है, और एक्सप्रेशन, एक्सेस ऑफ एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की अधिकता क्या है। चलिए पहले स्वभाव समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी कारणवश आपको अपने दोस्त पे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ठीक है ना, लेकिन क्रोध आता है और क्रोध आने के बाद ही हिंसा का भाव आ जाता है। तो जो अभी आपके जो इमोशंस हैं हिंसा वाले, वायलेंस वाले, उनका नेचर ही गलत है। वो भले कम हो या अधिक हो, इंटेंसिटी हिंसा की कुछ भी हो, लेकिन चूंकि हिंसा जो है वो मूल रूप से उसकी प्रकृति या नेचर ही गलत है, इसलिए अगर हिंसा का भाव आए तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिंसा का जो भाव है इसका नेचर ही गलत है। इंटेंसिटी की तो बात ही खत्म हो जाती है कि अधिक है या कम है, इसको आप किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। तो या इसके 3 पक्ष क्या? अगर ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि किसी व्यक्ति या किसी पशु के प्रति आपके मन में हिंसा का भाव जाग रहा है, तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना पड़ेगा या प्रबंधित करना पड़ेगा। ये डैनियल गोलमैन साहब ने बताया। अब अगर हम बात करें, दूसरी बात इन्होंने की कि मान लेते हैं कि जो भी इमोशंस या भावनाएं आ रही हैं उनका नेचर तो ठीक है, लेकिन तीव्रता गलत है। जैसे मानते हैं, एक छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई आपका छोटा भाई है, उसने आपसे झूठ बोला या कुछ चुराया, तो ये तो ठीक है कि आप उसको दंड दें, ठीक है, आप उसको कुछ भी दंड दे रहे हैं, सही है। तो मतलब क्या हुआ कि नेचर यहाँ पर सही है। देखिए नेचर में टिक लगा है, सही है। दंड देने का जो आपके अंदर स्वभाव है, या आप कहें कि जो उस समय आप सोच रहे हो कि इसको दंड देना चाहिए, सही है नेचर। लेकिन छोटे भाई ने चोरी कर दी है, ठीक है, या छोटे भाई ने आपसे झूठ बोला है, लेकिन दंड उसी अनुपात में होना चाहिए। उसकी तीव्रता अपराध की प्रकृति से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे भाई ने चोरी कर दी या छोटे भाई ने झूठ बोल दिया तो आप उसको इस प्रकार हिंसा से या कुछ ऐसा करेंगे जो वो उसके अपराध के हिसाब से बहुत बड़ा दंड हो, वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके भाव हैं, उनकी तीव्रता को नियंत्रित करना चाहिए, और यही आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन का दूसरा मूल तत्व है। तीसरा गोलमैन साहब ने कहा कि जो एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की अधिकता होती है, अभिव्यक्ति की अधिकता क्या होती है कि मान लिया आपके अंदर कुछ इमोशंस आ रहे हैं, तो अगर वो इमोशंस एक्सेस में आ रहे हैं, बहुत अधिक रूप से आ रहे हैं, जैसे आप खुश हो तो इतना खुश हो कि नाच के हंसते हंसते घूम रहे हो कि अरे मैं खुश हूँ, मेरा ये हो गया, तो वो भी गलत है। वहाँ पर भी आपको इमोशंस को मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप क्रोध आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको क्षण भर के लिए क्रोध आया और आप पूरा दिन क्रोधित हो रहे हो सबके ऊपर। तो गोलमैन साहब ने बताया कि अपने इमोशंस को, जो भी एक्सेस है उन इमोशंस की, एक्सप्रेशन की जो एक्सेस है, अभिव्यक्ति की मतलब अधिकता है, उनको भी नियंत्रित करने की या मैनेज करने की ज़रूरत होती है। मान लेते हैं कि बहुत कोई खुशी की बात है या बहुत ज़्यादा क्रोध की बात है, तो अगर एक नियत अनुपात या नियंत्रित अनुपात में उस क्रोध या खुशी की अभिव्यक्ति की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये पूरा था क्या? सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आए, गोलमैन साहब ने बताया सेल्फ मोटिवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्म अभिप्रेरण। गोलमैन साहब ने बताया कि जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इसमें जो 5 योग्यताएं होती हैं, उसमें जो तीसरी प्रमुख योग्यता है वो कौन सी है? सेल्फ मोटिवेशन या आत्म अभिप्रेरण। और इसमें गोलमैन साहब ने बताया कि यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपका लक्ष्य बड़ा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको दूसरों से मोटिवेशन मिलता रहे। आपके अंदर ये गुण खुद ही होना चाहिए कि आप क्या हो, आत्म अभिप्रेरण या सेल्फ मोटिवेशन आप प्राप्त करते रहो।
अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्यों? क्योंकि जब लक्ष्य बड़ा होता है तो डिप्रेशन में जाने की या दुखी होने की बहुत चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो जरूर उम्मीद यही होती है, ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि शुरुआती कुछ असफलताएं आपको मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उन असफलताओं से घबरा कर आप डिप्रेशन में चले जाएं। आपके पास विकल्प रहेगा कि आप सेल्फ मोटिवेशन अपना खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि जो बाहर मोटिवेशन जो बाहर से मिलता है बहुत अधिक दिनों तक एक तो वो काम नहीं करता है, दूसरी बात ज़रूरी नहीं है कि बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन जब भी आपको ज़रूरत हो तब मिले, तो दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ मेथड्स बताए कैसे, अभी ये समझते हैं। ये ज़रूरी है कि जब भी आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उस लक्ष्य के पीछे एकदम से हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना है। मतलब लक्ष्य तो, अगर अर्जुन को मछली की आंख में निशाना लगाना है तो लक्ष्य तो बड़ा है ही है कि मछली की आंख देखनी है और निशाना लगाना है, और बहुत लोग उसको निशाना नहीं लगा पा रहे हैं तो एक भय भी होता है, वो भी ठीक है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के क्रम में अपने इंटरटेनमेंट या मनोरंजन जरूर करना चाहिए। दूसरा, जो भी आपकी रुचि हो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट भी खेल लो, अगर आप जिम में आपका इंटरेस्ट है तो आप जिम करो, ठीक है, अगर आपका जिम में इंटरेस्ट है जिम करो, आप फुटबॉल खेलते हो तो वो खेलो, इसी तरह आप हॉकी खेलते हो तो हॉकी खेलो। तो कुल मिला के मतलब ये है, इसी तरह इंटरटेनमेंट की बात, जिस चीज़ में आपका मनोरंजन हो रहा है, खेलने में, कूदने में, मूवी देखने में, कोई सीरीज़ देखने में, तो ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लगातार जब आप किसी काम को करते हो तो थोड़े दिन बाद आपको उससे बोरियत होने लगती है। वहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन मेथड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें मनोरंजन और अपनी रुचि के काम करना बेहतर होता है, ताकि कुछ क्षण के लिए आपको उस प्रेशर से मुक्ति मिले और आप खुल के कुछ सोचें या कुछ देखें या कुछ खेलें और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करें, ताकि फिर से जब आप अपने लक्ष्य पर देखें तो और बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर सकें। दूसरी चीज़, कॉमन पर्पस या समान जिनके उद्देश्य हों उनके साथ रहना। जैसे आप सिविल सर्विसेज की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और आप किसी ऐसे समूह के साथ रह रहे हो जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर तक संबंध नहीं है, तो हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, आपका जो लक्ष्य है वो धूमिल हो जाए। इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो कॉमन पर्पस या साझे हित वाले लोग हैं उनके साथ रहना ज़रूरी है, ताकि समय समय पर आपको अपने लक्ष्य के बारे में एहसास होता रहे और आप अपने लक्ष्य के करीब बने रहें। तीसरी बात, मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब निराशा। गोलमैन साहब ने बताया कि निराशा के क्षणों में जब कोई दूसरा व्यक्ति निराश हो तो निराशा के क्षणों में आपको उसके निराशा के क्षणों को बांटना चाहिए या उसका साथ देना चाहिए। क्यों? ताकि जब कभी आप निराश हो तो आपके पास ऐसे व्यक्तियों की कमी ना हो जो आपको निराशा के भाव में थोड़ा सा कंधा दे सकें या आपके निराशा को कम कर सकें, तो ये भी ज़रूरी है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑटो सजेस्टिव मेथड, मतलब स्वयं अपने आप को सुझाव देते रहना। कैसे? जैसे आपका जो भी लक्ष्य है, कुछ भी लक्ष्य है, आपका क्रिकेटर बनना लक्ष्य है, आपका एक्टर बनना लक्ष्य है, आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करना लक्ष्य है, तो ज़रूरी क्या है कि आप उसको अपने आप को सजेशन देते रहो। कैसे? जैसे आप अपने लक्ष्य को अपने दोस्त को बताओ, या कोई आपका ऐसा करीबी परिवार वाला है जिससे आप सहज हो उससे बताओ। ये भी आप नहीं कर सकते तो सबसे बेहतर है एक सफ़ेद कागज़ पर अपने लक्ष्य को पेन से लिखो, फिर उसको फाड़ कर फेंक दो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ऑटो सजेस्टिव मेथड। इससे आप क्या होगे, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप कागज़ पर लिखोगे, उसके बाद कागज़ को हटाओगे, इससे आप खुद ही आप क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन होता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अभी एम्पैथी हमको समझना है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि एम्पैथी और सिंपैथी क्या है। देखिए, अभी हमको देखना है सबसे पहले कि सिंपैथी या सहानुभूति और एम्पैथी या समानुभूति में अंतर क्या है। सहानुभूति और समानुभूति, इन दोनों में अंतर क्या है, एम्पैथी या सिंपैथी में अंतर क्या है। तो समझिए, एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए। मान लेते हैं कि आपके आस पड़ोस में किसी स्त्री का पति की डेथ हो जाए, मान के चलते हैं, ऐसे एग्जांपल है, किसी के ऊपर कमेंट नहीं है, इसको थोड़ा भावुक होकर मत लीजिएगा, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कोई स्त्री है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, दूसरी स्त्री जो उसकी सहेली है वो आती है दुख बांटने के लिए, और दुख बांटती है और कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, और अपनी दोस्त को संभालती है और संभालती है और दुख व्यक्त करती है और कहती है कि मुझे दुख हुआ,
मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत दुख हुआ ये सुनकर, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्या होगा, और थोड़ा बहुत वो भी रोई। तो ये हुआ सिंपैथी या सहानुभूति, मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशंस, मैं कहूँ अगर कहूँ कि दुख है, कोई दुखी है तो उसके दुख में, और अगर कोई सुखी है, खुश है, तो उसके खुश होने पर या उसके जो भी सुख है उसमें आप उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकते हो। कैसे? जैसे वहाँ पर मैंने बताया कि कोई औरत दूसरी स्त्री के पति की मृत्यु में जाती है, थोड़ा बहुत रोती है और कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, आपके साथ ये हुआ। तो ये हो गई सहानुभूति या सिंपैथी। अब इम्पैथी या समानुभूति क्या होती है, इसको समझिए। मान लिया एक कोई व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम था एक्स। अभी ए की डेथ हो जाती है तो वो एक्स रो रही है। क्या कर रही है? सी इज़ वीपिंग, या रो रही है। इसी समय इस एक्स की एक सहेली जिसका नाम था वाई आई, और वो एक्स से अधिक रोने लगी। यानी वाई क्या करने लगी? एक्स से अधिक रोने लगी। यानी जो उसकी सहेली आ रही है वो उस स्त्री से भी अधिक रोने लगी, भावुक होकर, जिसके पति की मृत्यु हुई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वाई है ये एक्स के दर्द को स्वयं महसूस कर रही है। वाई अपने आप को एक्स की जगह रखकर उसके दर्द को एकदम जमीन से आसमान तक महसूस कर रही है। तो इसी को क्या बोलेंगे? एम्पैथी। हिंदी में देखिए समानुभूति। समान अनुभूति मतलब जो किसी के साथ कुछ हो रहा है उसको उसकी जगह पर स्वयं को रखकर वही अनुभूति लेना जो दूसरे व्यक्ति को उस टाइम हो रही है, कहलाता क्या है? एम्पैथी। और ये क्या है? सिंपैथी। जब थोड़ी सी सहानुभूति व्यक्त करना वो सिंपैथी, और ये एम्पैथी। और इसके आगे का एक वर्ड होता है कंपैशन, जिसमें न केवल समानुभूति व्यक्त की जाती है बल्कि उसको इस घटना से निकलने में मदद की जाती है। जैसे उसके साथ घूमना या उसके साथ समय व्यतीत करना, एक्शन जिसमें शामिल हो जाए उसको कंपैशन बोलते हैं। लेकिन वो किसी और वीडियो में, अभी फ़िलहाल इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एम्पैथी का मतलब क्या हुआ। एम्पैथी का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान या इमोशनली इंटेलिजेंट तब होगा जब उसके अंदर एम्पैथी का या इमोशन या भाव होगा। क्यों? ताकि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर स्वयं को रखकर उसके जो भी उसके साथ बीत रहा है या गुजर रहा है उसको महसूस कर सके। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? गोलमैन साहब ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 5 जो उन्होंने क्षमताएं बताई थी उसमें चौथी क्षमता ये है, और इसमें उन्होंने बताया कि अगर एम्पैथी का गुण है तो मतलब वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है। अब इसका एग्जाम्पल एक दो समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैं मानता हूँ, इसके एक दो एग्जाम्पल भी, आप भावनात्मक रूप से कब बुद्धिमान होंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेता हूँ कि कोई एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है। अभी लड़का क्या है कि थोड़ा फ्लर्टी टाइप में है और वो फ्लर्ट करता रहता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बताए किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर लिया, लेकिन बात करने के बाद जो वैल्यूज़ उसके थे उसको धिक्कारने लगे कि यार तुमने ये क्या किया। अभी लड़के को क्या हुआ? बुरा लगना फील हो गया। तो अब लड़का इस जो बुरा उसको लग रहा है इससे कैसे निकल सकता है? अगर उसके अंदर एम्पैथी है या इमोशनली इंटेलिजेंट होगा तो एम्पैथी होना ज़रूरी है गोलमैन साहब के अनुसार। अगर उसके अंदर एम्पैथी है तो वो इसका यूज़ कैसे करेगा, इसको समझिए। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? जब देखेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का मूड ठीक है, बहुत अच्छा मूड है, तो धीरे से उसको बता देगा कि मुझसे ही अपराध हुआ है। क्यों? अब ये कैसे समझा कि उसका मूड ठीक है? क्योंकि वो उसके इमोशंस को समझ रहा है और उसकी जगह पर स्वयं को रखकर देख रहा है कि अभी शायद ये बहुत खुश है या इसका मूड बहुत अच्छा, चलो बता देते हैं, हो सकता है माफ़ कर दे। तो ये इसका यूज़ है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने अनजाने में कुछ गलत कर दिया, या इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लिया किसी व्यक्ति को अपने पिता से पैसे लेना है। अब पिता से क्या है? पिता के मूड को देखना पड़ेगा कि कब अच्छा है कब खराब है। तो इसके लिए ज़रूरी एम्पैथी हो, और एम्पैथी किसके अंदर होगी? जो इमोशनल इंटेलिजेंट या भावनात्मक बुद्धिमान होगा। तो जैसे इसने देखा अपनी एम्पैथी किसके अंदर भावना है, तो इसने देखा कि पिता का मूड अच्छा है, चलो पैसे मांग लेते हैं। तो इसने तुरंत क्या मांग लिया? मनी मांग लिया या पैसे मांग लिया, मुद्रा मांग ली। तो ये एम्पैथी का कुछ क्या है? व्यवहार है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो डैनियल गोलमैन साहब ने बताया कि भावनात्मक रूप से जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसके अंदर ये एम्पैथी का गुण होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने देखा जो चौथा इन्होंने बताया था, चौथी क्षमता। अभी लास्ट क्षमता देखते हैं।
लास्ट क्या है ज़रा समझ लेते हैं, एक मिनट। जो लास्ट है वो है सोशल स्किल या सामाजिक दक्षताएं। तो अभी हमको लास्ट जो देखना है वो देखना है क्या, सोशल स्किल्स या सामाजिक दक्षताएं। अब ये क्या होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संबंध दूसरों से इस प्रकार बनाकर रखना चाहिए ताकि उन संबंधों से न केवल उस व्यक्ति का भला हो, उस व्यक्ति को लाभ हो, बल्कि दूसरों को भी लाभ हो। ठीक है ना। तो ऐसे संबंध सबसे बनाकर रखना चाहिए कि आपको और सभी को क्या हो, उसका लाभ हो। अब इसका यूज़ आप कैसे करते हैं इसको समझिए। मान लेते हैं पहली चीज़ कि संबंधों में समस्या है, किसी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और आपको अक्सर ऐसा उसको देखकर लगता है कि अरे यार ये क्यों दिख गया, मैं रास्ता बदल देता हूँ। तो आपके मन में एक बार ये भाव जागेगा कि क्यों मैं इससे संबंध बना कर रख रहा हूँ, क्यों ना मैं इससे संबंध ख़त्म कर लूँ। लेकिन शायद अगर गोलमैन साहब के अनुसार कि सोशल स्किल होना किसी व्यक्ति में बहुत ज़रूरी है, और गोलमैन साहब ने बताया क्या कि संबंध विच्छेद करना या संबंध को समाप्त करना एक अच्छा विकल्प नहीं है। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हों संबंधों में, जो भी समस्याएं हों, अगर आप उन समस्याओं का समाधान कर लो तो इसका मतलब है कि आपके संबंध भी नहीं खराब होंगे। इससे एक चीज़ ये भी आ रही है कि आप में सोशल स्किल्स हैं, और अगर आप में सोशल स्किल है तो उम्मीद है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी होगे। दूसरी चीज़, फीडबैक देने की क्षमता, ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। अब फीडबैक देने की क्षमता का मतलब कि किसी व्यक्ति ने अगर बहुत अच्छा काम किया है, भले वो आपका कॉम्पिटिटर हो, और अगर उसने बहुत ख़राब काम किया, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि आप उसको अच्छी तरीके से फीडबैक दे सको। अगर उसने कुछ अच्छा अचीव किया है या अच्छा काम किया है तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप उससे कहो कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया है, कैसे कर यार, खैर खैर जो भी हो, खैर बधाई हो। अगर उसने कुछ खराब काम किया है तो आप उसको भी बताइए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको नहीं बताओगे तो शायद वो अपने आप में वो सुधार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। यहाँ पर फीडबैक देना ज़रूरी है, आप बच नहीं सकते, और अगर आप बच रहे हो तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो। ठीक है ना। इसी में आगे हम आए कि लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि फीडबैक ना देने का विकल्प भी उचित रहेगा। कब? जब आपको पता है कि अगर सामने वाले को मैंने कुछ कहा तो उछल पड़ेगा, मतलब नाराज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर फीडबैक ना देने का विकल्प ज़्यादा बेहतर है। तीसरा काम, आपके जो आप किसी अगर कंपनी में काम करते हैं, यानी प्रकार्यात्मक संबंध की आवश्यकता, नीड ऑफ फंक्शनल रिलेशन। मतलब आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूं कि फंक्शनल रिलेशंस क्या होते हैं। मान लेता हूं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप अच्छे पोस्ट पर हैं, आप अधिकारी हैं उस कंपनी में, ठीक है, और आपके किसी कर्मचारी से आपके बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं हैं, ना वो आपको देखना पसंद करता है ना आप उसको देखना पसंद करते हो। लेकिन यहाँ पर उससे संबंध आपको खराब नहीं करने चाहिए, बल्कि फंक्शनल रिलेशन या प्रकार्यात्मक संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि आपके व्यक्तिगत संबंध कंपनी को नुकसान ना पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर उस व्यक्ति से संबंध खराब किए तो उम्मीद है कि आप दोनों के रिलेशंस का दुष्प्रभाव या निगेटिव इफेक्ट कंपनी पर पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप फंक्शनल रिलेशन बना कर रखें ताकि आपका भी फ़ायदा हो, उस व्यक्ति का भी फ़ायदा हो, और सबसे मुख्य कि जहाँ से आप पैसे ले रहे हो, जहाँ से आप धन ले रहे हो, उसका जो आप जिस काम का पैसा ले रहे हो उस काम में प्रगति होती रहे। तो ये डैनियल गोलमैन साहब का मॉडल था कि फंक्शनल रिलेशन बनाकर चलना है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया आज कि क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये हमारी आज दूसरी वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पेज है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि क्या होती है, उसके बाद डैनियल गोलमैन साहब का मॉडल समझना है। और डैनियल गोलमैन, ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, और आज जो हमने देखा वो हमने गोलमैन साहब का मॉडल देखा। गोलमैन साहब ने बताया कि ये एक अर्जित करने वाली क्षमता है, और उन्होंने 5 एबिलिटीज़ बताई। कौन कौन सी? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन। इसी तरह उन्होंने कौन कौन सी बताई? सेल्फ मोटिवेशन के अलावा भी बताई थी एम्पैथी, और एम्पैथी के बाद सोशल स्किल्स। तो गोलमैन साहब के अनुसार जिसमें ये 5 एबिलिटीज़ होंगी वो क्या होगा? इमोशनली इंटेलिजेंट होगा।
ये आज हमारा पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक कंप्लीट हुआ और उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और सभी को आने वाले शायद मंडे को होली भी है, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। थैंक यू।